अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान समीना पाशा। नाज़रीन, साबिक फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ पर कल फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। बेनज़ीर कत्ल केस के सिलसिले में 10 इल्ज़ाम उन पर आयद किए गए हैं और इनमें बराह रास्त उनको जिम्मेदार करार दिया गया है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने सिक्योरिटी के अरेंजमेंट सही नहीं किए और इसके साथ साथ ये भी कि शवाहिद भी ज़ाया करवाए गए। और इस सारी सूरत हाल पर अब ये मामला, ये केस आगे कैसे बढ़ेगा, इसके ऊपर आज हम खास तौर पर बात करेंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद ड्रामा यकीनी तौर पर आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है और सिकंदर नामी शख्स के हवाले से मजीद नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ वजारत दाखिला ने भी कुछ नए इंकशाफात किए हैं। ये इंकशाफात क्या हैं, इनसे भी आज आपको आगाह करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। इसके साथ साथ नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम स्टेटमेंट भी सामने आया है लाखड़ा पावर प्रोजेक्ट के हवाले से। इसकी निजकारी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराज दिखाई दे रही है और सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि ये अवाम का पैसा, इस तरह से इसको ज़ाया ना किया जाए, ये अवाम की मिल्कियत है। बहरहाल इन तमाम सूरत हाल पर जायज़ा लेंगे। इसके साथ साथ कुछ मज़ीद भी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं आज हमारे पार्टिसिपेंट्स के पास, जो हैं लाहौर स्टूडियो में सईद काजी साहब, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे साथ रऊफ़ क्लासरा साहब। पहले सईद काजी साहब के पास बढ़ूंगी और उनसे कहूँगी कि अपनी स्टोरीज़ के बारे में बताएं। समीना, एक तो कुछ जाली डिटेक्टर्स जो हैं बरामद किए थे कुछ अर्सा पहले बरतानिया ने, और उस बरतानवी जाली डिटेक्टर्स बरामद करने वाले को 7 साल कैद की सज़ा हुई है। हमारे लिए इस स्टोरी की रेलेवेंस ये है कि उन बरामद करने वाले मुल्कों में हम भी शामिल थे। वो न जाने कहाँ गए और कहाँ नहीं गए, मगर उसमें दिलचस्प डिटेल जो आई हैं कि वो कोई 2.25 पाउंड का जो था वो 15,000 पाउंड का बेचा गया। इस पर बात करेंगे। और दूसरी स्टोरी मैंने जो टेकअप की है वो ये कि अभी तक आरपीपीज़ में 20 अरब रुपए की रिकवरी रहती है। और सुप्रीम कोर्ट में कल जब ये केस आया तो बहुत से नाम सामने आए हैं और नैब कह रही है जी अभी नए चेयरमैन साहब आएंगे तो करेंगे। इस पर बात करेंगे कि लगता है कि अब करप्शन जो है वो इम्प्यूनिटी के साथ करते हैं हम, और कोई पकड़ने वाला नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये सिलसिला पिछली गवर्नमेंट में भी था, शायद अब भी जारी रहेगा। क्या इस वाले से बात करेंगे? क्लासर साहब से भी जानते हैं। क्लासर साहब, आपके पास आज क्या स्टोरीज हैं? जी समीना, 3 स्टोरीज़ हैं आज ये मेरे पास और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। एक तो हम आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कल एक टेक्स्ट मैसेज भेजा गया है उनकी अपनी मीडिया टीम को, जो दबाव इन पे आ रहा है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कि गैर जमाती बुनियादों पे इंतखाबात करा रही है, नवाज लीग करवा रही है, पर्टिकुलर पंजाब में करवा रही है। वो टेक्स्ट मैसेज क्या भेजा गया, उसमें कौन सी ऐसी बातें थी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ ये टेक्स्ट मैसेजेस मैंने खुद पढ़े हैं, वो बताएंगे कि उनमें क्या है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से क्या हिदायत जारी की जा रही हैं, किस तरह के दबाव आ रहे हैं उन पर। एक ये है। दूसरा हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कल यहाँ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सेनेटर ये फ़रहतुल्लाह बाबर साहब ने एक सवाल डाला था और अपनी ही हुकूमत के दौर में पूछा था कि आपने कितने VIP मरीज़ हैं जिनको आपने बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजा था। तो कुछ 23 नेम्स हैं, 23 ये नाम हमारे सामने हैं। आपको बताएंगे कितने उन पर लाखों डॉलर उन पर खर्च हुआ है बैरून मुल्क इलाज करवाने का, उनका नाम भी बताएंगे, अमाउंट्स भी बताएंगे और उसकी बड़ी सेंसेशनल उसकी डिटेल्स हैं वो भी शेयर करेंगे। और तीसरी बड़ी एक अहम खबर है, एक इंक्वायरी रिपोर्ट है। आज यहाँ पे एक अहम इजलास हो रहा है इंटीरियर और नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन का। उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की जा रही है कि पाकिस्तान ने चाइना से कुछ ये स्कैनर्स इन्होंने इंपोर्ट किए थे 1 बिलियन रुपीज़ के। उस स्कैनर का क्या हशर हुआ, मकसद उसका यह था कि इस्लामाबाद में जो एक्सप्लोसिव आता है, यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है, स्कैनर्स ने कैसे डिटेक्ट करना है। आज 3 साल बाद उसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने पेश की जा रही है एक अहम इजलास में, उसमें क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं और जो हमारी नाकामियों की एक दास्तान जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ कि हमारे पास वो इंक्वायरी रिपोर्ट मौजूद है जो आज इजलास में पेश करनी है कि चाइना से जो हमने स्कैनर मंगवाए थे 2009 के बाद उन स्कैनर्स का क्या हशर हुआ है और हमारी किस ये बुरे तरीके से हमारी ब्यूरोक्रेसी या हमारी पुलिस की परफॉर्मेंस रही है। एक दफ़ा फिर हम नाकामी के दहाने पे कैसे हैं, ये डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है कि नाज़रीन, पहले हम अपनी मेन स्टोरीज़ के हवाले से बात करते हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ पर फर्द जुर्म कल आयद कर दी गई है। कसब, ये मामला तो पिछले 5 साल से चल रहा है, फर्द जुर्म आयद की गई है, उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। ये केस कितना लंबा चलेगा? ये तो पता नहीं कितना लंबा चलेगा, मगर आज मैं एक और जो चिलियन डिप्लोमेट मनोज यहाँ आए थे उनके हवाले से उनकी एक किताब आने वाली है, उसमें से कुछ चीज़ें अभी लीक हुई हैं जिसमें उन्होंने उनकी जो मुलाकात थी कियानी साहब से और जो और यहाँ पे तो उन्होंने जो बातें की उस पर करेंगे। मगर इससे पहले मेरी एक मुलाकात हुई थी एक इत्तेफाक से जनाब
रहमान मलिक साहब से, जब उन्होंने बैतुल्लाह महसूद के कब्र तक ले गए थे सारी तफ्तीश। तो ये इशू ये है कि इसमें ये जो मैं आई थिंक जो मनोज कह रहा है ज़्यादा रेलेवेंट है, जो ये अभी भी वहाँ पे खास से सीनियर डिप्लोमेट हैं यूनाइटेड नेशन में, उनका ये कहना है कि इसमें मुशर्रफ साहब जो थे वो तो नेग्लिजेंस में शायद आ जाते हैं जी, कि उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। उसके बाद ये रोग एलिमेंट्स हमारी एजेंसीज के वो किस हद तक इन्वॉल्व हो सकते हैं। मगर सबसे अहम बात है कि जो 5 साल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है, मुझे नहीं लगता, और मैंने ये सवाल किया भी था उनसे ऑफ द रिकॉर्ड उस वक्त कि क्या पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट था इसकी तफ्तीश करने का, या ये भी शायद डेमोक्रेसी वाज दी रिवेंज और दी प्रेसिडेंसी वाज दी रिवेंज और वट एवर। तो उस वक्त अब मैं समझता हूं कि ये ओनस जो था, जब आप 5 साल हुकूमत में रहे हैं, आप परवेज मुशर्रफ आगे आ गए हैं, वो पहले ही एक मालूमा किस्म की सब जेल में रह रहे हैं, उन्हें कौन पकड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, जब वो वापस आए तो अदालत जी बड़े फंस के ये अदालत तो एविडेंस पे बात करेगी ना, एविडेंस पे बात करेगी। अब उसके पास सामने कोई एविडेंस लेके आएंगे तो फिर ही वो कोई फैसला कर सकती है अदालत। लेकिन ये जो इशू है, मगर ये इसकी बड़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं जिसमें उन्होंने ये भी कहा, और खास तौर पर जो बात सामने आई थी, एक दफा एक सहाफी ने मुझसे सवाल किया एक टीवी पे, जी वो आपके ख्याल में किसने मारा था। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता किसने मारा था, सबसे पहले जाके पता कर लेना कि वो जो सीन 2 घंटे बाद वो वाइपर मार के धो गए थे, सारे एविडेंस बर्बाद कर गए थे, वो किसने किया था। इसको क्यानी साहब को आज उन्होंने नहीं, ये तो फर्दर जुर्म में भी उन्होंने लिख दिया ना कि भाई आपने सारे शवाहिद भी जाया करवाए और बाकायदा ये भी लिखा गया है अगर आपने पकड़ना हो, अगर सपोज आपने पकड़ना हो, जिस आदमी ने शवाहिद जाया करवाए उसे पूछें जी आपने खुद किए हैं या आपको कहीं से हिदायत आई थी। नहीं, जो सऊद अली साहब वहां पर मौजूद थे, या जो खुर्रम शहजाद साहब जिनका नाम लिया जा रहा है, पहले मीडिया में आ रही थी, उन्होंने कहा जी हमने अपने तौर पे ले लिए थे, कर लिए थे, वो किसी ने ऊपर उन्होंने कोई इशारा नहीं किया। लेकिन देखिए 5 साल से उनसे क्या आप, इसका मतलब है फिर आपकी तफ्तीशी बिल्कुल फारिग किस्म की है कि आप उनसे कुछ जो चालान इधर पेश होते रहे इवन पीपल्स पार्टी के दौर में, एफआई अपनी उसमें वो तकरीबन कोई कितने ओकेजन्स पे हमेशा जो इनकम्प्लीट चालान पेश किए गए, तो सीरियसनेस नहीं थी इसमें। ठीक है क्लासर साहब, जिस तरह से प्रोसीडिंग्स चलती हैं हमारे यहाँ अदालती निज़ाम में, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो अब ये सारा केस चल रहा है बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस का, आपको लगता है कि इसकी वाज़ह मिसाल है कि किस तरह से प्रोलॉन्ग किया जाता है, किस तरह से नाकिस तफ्तीश की वजह से केस खराब किए जाते हैं? बिल्कुल, मेरा ख्याल है बड़ी आपका जेन्युइन सवाल है और वैलिड आपने इस पे एतराज़ उठाया है। ये पाकिस्तान की में एक हिस्ट्री में हमेशा रहा है कि एक तो पहली दफ़ा कोई बहुत बड़ा फौजी हमारा जनरल जो है, पर्टिकुलर जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का सरबराह भी रहा है, उनका केस हो रहा है। सो इसको आप कह सकते हैं टेस्ट केस है, या हमारी नाकामी का या हमारी कामयाबी का, ये तो भी डिटरमिन होना है कि क्या पाकिस्तान के साबिक सरबराह का आप ट्रायल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो कितनी आपको इजाज़त है, ये कहाँ पे रेड लाइन शुरू होती है, कितनी आप रेड लाइन क्रॉस कर सकते नहीं कर सकते। मेरा ख्याल अदालतें हैं या हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है एक दूसरे को चेक करने की कोशिश उसमें लगी हुई है। एक तो बड़ा ज़रूरी है कि इस तनाजुर में देखना ज़रूरी है कि जनरल मुशर्रफ के इंडिविजुअल का नाम नहीं है, एक पूरी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट उनके साथ मौजूद है, जिसकी बहुत सारी ना उसकी डिटेल्स भी हमारे सामने आती रहते हैं कि उनको सपोर्ट मिलती रही है। इससे पहले आपको याद होगा ISI या असगर खां केस था, उसमें भी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हिदायत की थी GHQ को आप इनको ट्रायल करें, मिलिट्री कोर्ट आप इनका करें, ये जनरल आप बेग साहब का भी करें, असद दुरानी का भी करें। ये 1.5 साल से ज़्यादा हुआ है, उस पर भी कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई। इससे पहले 9 और हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल जो डिफरेंट स्कैंडल्स में इन्वॉल्व रहे हैं, उसमें गोल्फ कोर्स लाहौर का स्कैंडल था, रेलवे का स्कैंडल था, फिर NLC का स्कैंडल था। तो नौ वो भी हमारे ये टॉप के जनरल इन्वॉल्व थे, उनके केसेस पे भी कोई एज सच हमें कोई बहुत बड़ी प्रोग्रेस नज़र नहीं आती। इस पूरे तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जनाब मुशर्रफ साहब कम अज़ कम एक ये कागजी कार्रवाई तो हो रही है, चाहे अदालतों में हो रही है, चाहे कोई इन्वेस्टिगेशन में हो रही है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन रही है, कुछ ना कुछ वो कहते हैं लोग बिजी डू नथिंग। आपको जनाब मुशर्रफ के केस में कुछ ना कुछ होते नजर आता है, वो चाहे पेपर्स पे भी क्यों ना हो। बाकी सही है क्लास साहब, एक ब्रेक पर जाना, उसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है उस पर हम बात कर रहे हैं। क्लासेस साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे और आपका स्टांस सामने आ रहा था, मैं चाहती थी आप कंप्लीट कर लें। साथ ही इसमें थोड़ा सा ये भी देखिए ना कि 5 साल तो ख़त्म हो गए पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के। नून लीग भी उस वक्त जब अपोजिशन में थी तो कहा करती थी कि हम फिर मोहतरमा के कातिल पकड़ेंगे, अगर ये नहीं पकड़ सकते तो क्या ये वाकई पकड़ सकते हैं? समीना, ये जहाँ तक बात है पीपल्स पार्टी की, ये तो हमें बिल्कुल साफ नजर आया था। उनके हाथ बंधे हुए थे या बंधवाए हुए थे उन्होंने, या उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। जो मुझे लगता था रहमान मलिक साहब ने 5 साल तक, वो कहते ना कि सांप की उसकी लकीर को लेकर पीटते रहे, आज ये कर दो, बड़ी बम्बास्टिक किस्म के बयानात। सबसे मैं जितना टेलीविजन का फायदा मेरा ख्याल रहमान मलिक साहब ने इस मुल्क में उठाया है, ये जो बूम आया था ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का, और किसी सियासतदान ने नहीं उठाया। उन्होंने, वो कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आने वाला हिसाब है कि 5 साल बाद भी आज हमें पता नहीं है कि जनाब मुशर्रफ साहब भी हैं या कोई और लोग हैं वो कातिल हैं इसका। एक तो पीपल्स पार्टी वो लोग ये भी तो इतना ज्यादा वो करते रहते थे ना हर वक्त दावा के जी हमें पता है कातिल, बिल्कुल हमें मालूम है। जरदारी साहब को कहते थे ये तो वो तो वही है ना कि लोगों को आपने वो करना है, थोड़ा सा डाइवर्ट करना है, लोगों पे तअस्सुर डालना है कि वी नो ऑल और हमें सब चीज़ का पता है, हम जो चाहें हम कर भी सकते हैं, हमारे पास इल्म भी है, नॉलेज। वो तो मेरा ख्याल है लोगों को, या आप जैसे मेरे जैसे लोगों को, उनके मुंह बंद कराने के लिए उनकी एक सेट उनका ड्रामा था या स्ट्रेटजी थी। असल जो चीज़ है, जो आपका पहले सवाल था कि भुट्टो साहब पे कत्ल का इल्ज़ाम लगता है, 2 सालों में भुट्टो साहब का ट्रायल भी हो जाता है, 77 में कू होती है, 79 में वो उनको फांसी पे लगा दिया जाता है, फाइन। उसके बाद हम देखते हैं नवाज शरीफ साहब का ये हाईजैकिंग का इन पे मुकदमा होता है जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में। ये फौजी अदवार हैं, जरा जहन में रखिएगा। 1.5 साल के अंदर अंदर नवाज शरीफ साहब पे भी हाईजैकिंग का केस साबित भी हो जाता है, वो दहशतगर्द भी करार हो जाते हैं, उनको उम्र कैद भी हो जाती है। उसके बाद गिलानी साहब ये गिरफ्तार होते हैं जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में, उन पे केसेस चलते हैं। 2 साल के अंदर अंदर उन पे भी नए पूरे केसेस साबित कर देते हैं, नौकरियां दी हैं इन्होंने, बला बला और काम के, 5 साल उनको भी सजा हो जाती है। ये 3 वजीर आजमों की आपको बता रहा हूँ जिनको फौजी अदवार में ट्रायल किया गया, सजाएं हुई। जब सिविलियन अदवार आते तो देख लें आप, हाँ जी देखते 5 साल वो देखते रहे। पीपल्स पार्टी सोचती रही कि जनरल साहब को टच करना है नहीं करना, फिर उन्होंने खुद उनको यहाँ से रवाना किया कि हजूर आप तशरीफ ले जाएं। अब वो वापस आए हैं तो वही वाली बात आप देख लें कि आपको ये केस किसी साइड पर जाते लगता नहीं है। जो सबसे बड़ी अहम है, ये बात मान लेनी चाहिए, या तो हम इसको कहें ट्रांजिशन हो रही है कि आपकी सिविलियन और फौजी अथॉरिटीज में एक टग ऑफ वार चल रही है कि कौन पावरफुल है कौन नहीं है। पहली दफा पाकिस्तानी तारीख में हो रहा है कि आपके 11 के करीब टॉप हमारे एक्स जो आर्मी जनरल्स हैं, जिनमें 2 आर्मी चीफ शामिल हैं, वो किसी न किसी हवाले से वो ट्रायल को फेस कर रहे हैं। आप इसको अच्छी बिगिनिंग समझ लें। आप समझ लें कि चले हमारी कुछ रेड लाइंस हैं, वो अदालतों की हैं, वो हुकूमतों की हैं, वो मीडिया की हैं, हम रेड लाइन तक तो पहुंच गए। अब हम इसको कितना क्रॉस कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये मेरा ख्याल वक्त बताएगा। ये सफर बहुत बाकी है क्लासेस साहब, लेकिन ये क्लास सफर बहुत है। ऐड कर दूं, बात ये है कि हम ये जर्नैलों की भी बात करते हैं, अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एंट्रेंच्ड हो लोगों में, लोग इनके पीछे खड़े और इनके एक इशारे पे बाहर आ सकते हो, अगर ये अवाम दोस्त पॉलिसियां करे, IMF दोस्त पॉलिसियां ना करें, प्रो वेस्ट पॉलिसियां ना करें और अवाम के साथ इनके रिश्ते हों, तो फिर मेरे ख्याल में जो एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है इसमें उनकी वो हैसियत बन सकती है। लेकिन अगर आपने जर्नैल आया तो वो दिहाड़ी लगा रहे हैं उसके इर्द गिर्द वाले, अगर कोई और आया तो वो कर रहे हैं, और मासेस जो हैं डिटैच्ड हैं, और आपका एक फिर अवाम भी आपके पीछे खड़े नहीं होते ना, सीधी बात है। चलिए थोड़ा आगे मेरे ख्याल में जो वीकनेस है वो इसमें है कि अपना रिश्ता अवाम से बनाए तो फिर कानून पे अमलदारी भी हो जाएगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। जैसा कि हमने जिक्र किया कि लाखड़ा जो पावर प्रोजेक्ट है उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है, और उस ज़ेर समाअत केस के बावजूद भी निजकारी का फैसला कर लिया गया। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट को पता चली है तो उसने खासी बरहमी का इजहार किया है, और उनका ये कहना है कि ये तो अवामी मिल्कियत है, किस तरीके से आप ये फैसला कर सकते हैं। अब सारी मनसूबे की डिटेल भी जो है मंगवा ली गई है। काज साहब से इस पर मैं जानना चाहूँगी मजीद। काज साहब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस किस्म के मामला में ये जब कहा जाता है, फिर सब लोग कहना शुरू हो जाते हैं जी कि इंतजामी मामलात में मुदाखलत करते हैं ये वो, लेकिन फिर वही एक दूसरी तरफ से सवाल आता है कि फिर जब अवाम का मामला मफाद खराब होगा तो फिर ऐसे ही करेंगे। एक तो कोर्ट करिए सब जुडिस है। अब नई सरकार कहती है ये मुआहदे ठीक नहीं हुआ था जो आपने लीज पे दिया था, क्योंकि जी ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के सामने नहीं गया या ECC के सामने नहीं गया, तो इसलिए हम जो अब इसके निजकारी करने लगे हैं। तो अच्छा, अब निजकारी तो उन्होंने करनी है,
तो इसे आप टेस्ट केस ही समझ लें। मगर सुप्रीम कोर्ट का आज जो स्टेटमेंट आई, यानी जो रिमार्क्स कह लें, स्टेटमेंट तो हम नहीं कह सकते उसको, रिमार्क्स जो कोर्ट हुए आज, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि आप ये कौम के असासे हैं, क्योंकि जो हमारा प्राइवेटाइजेशन का पिछला एक्सपीरियंस है ना, उसमें बहुत सारे बैंक कैसे प्राइवेटाइज हुए कि ये बातें ज़बान ज़दे खास व आम थी कि भाई जितना फर्नीचर उसमें पड़ा हुआ था उसके भी पैसे नहीं थे इतने आपने लिए, और जो आपने चीजें फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि कहा यह गया था जब शुरू में प्राइवेटाइजेशन, वैसे तो उन्होंने तय कर लिया था वर्ल्ड बैंक IMF के साथ, पॉलिसीज चेंज हुई, वर्ल्ड इकोनॉमी का पैटर्न बदला और ये चोरी चकारी का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि खुद गार्जियन लिखता है कि इट वाज अ मैस रॉबरी ऑन द वर्ल्ड स्केल। तो अब ये है कि इन्होंने कहा था जी कि हम इसको प्राइवेटाइज करके तो जो हमारे कर्जे हैं उसको उतार देंगे, कर्जे को हवाला तक पहुंच गए हैं, असासे निजी बन गए हैं, और जो यानी सर्विसेज थी जो दी गई उनकी कीमतें आसमानों को पहुंच गई। पीपल सफर्ड, आम आदमी ने सफर किया, रियासत ने सफर किया, अपने बर्तन बेच दिए, और जो कर्जा है वो आसमान पे पहुंच गया। तो अब मैं सिर्फ हमसे ही जानना चाहते हैं, और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद इसी वजह से ये कहा है कि जी अब क्या वो अजीम मकासद हैं जो हमने इसके जरिए हासिल करने हैं, क्योंकि अब इन्होंने जो कल की तकरीर भी थी PM साहब की, उसमें हमें इशारे लग रहे हैं कि जी 500 अरब रुपए का बोझ है कि पहले तो हम करप्ट अफसरों को वहां तैनात करके बर्बाद करके उनको बिठा दें, फिर औने पौने में बेच दें, कर्जे वहीं खड़े होंगे, तो रियासत कहां जाएगी। तो मेरे ख्याल में इसलिए शायद क्लासो साहब, जैसा कि काजी साहब जिक्र करें, वैसे तो जाहिर है कि प्राइवेटाइज करने का मकसद ही ये होता है कि भाई चीजें बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कि इस तरीके से प्राइवेटाइज किया जाता है मिल्कियत को, असासों को, कि उसमें बस माल बन जाए अपना। ये समीना, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं इसके नाम पे, ये प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, कि हमारे यहाँ क्योंकि डेली कोई बहुत बड़ा बम शेल हम ड्रॉप कर रहे होते हैं, बड़ा स्कैंडल, कि हमारे लिए वो चीज़ें अब इंपॉर्टेंस ही लूज़ कर गई हैं कि इन्होंने बहुत सारे बेचे, इन्होंने इसी तरह के लोगों को, हज़ारों लाखों लोगों को बेरोजगार किया गया। और जैसे आपने कहा कि ये कहा गया कि हम लोन, आप कर्जे के पैसे वापस करेंगे। कर्जा जो उस वक्त था जब हमें बताया गया था कि हमने लोन वापस करने हैं, उस वक्त $30 बिलियन के करीब कर्जे थे, 20 से लेकर $30 बिलियन तक, जब ये प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई थी। आज वो $70 बिलियन से ज्यादा क्रॉस कर गए। ये कर्जे वापस हो रहे हैं या उनका इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारे पैसे आज तक उन मालकान ने वापस ही नहीं किए जिनको इन्होंने बेचे थे। ये एक और नेचर का स्कैंडल है, कभी उस पर भी बात करने की जरूरत है। कभी उस पर कमेटी बैठे, कौमी असम्बली है, यहाँ पे सेनेट है, कोई मेंबर उस पर सवाल डाल दे कि हजूर हमें डिटेल फराम कीजिए कि कौन कौन से लोगों को, पार्टीज को आपने प्राइवेटाइज ये करके अपने यूनिट्स बेचे थे, उन्होंने कितने पैसे दिए और कितने नहीं दिए। ये फिगर्स जाके अरबों खरबों में पड़ता है कि लोगों ने यूनिट्स ले लिए, कुछ अदायगियां कर दी, एडवांस डाउन पेमेंट की, और बाकी के बाकी पैसे नहीं दिए और कभी उनका फॉलो अप नहीं हुआ। ये है शर्वा आपके जो आपने इदारे यहाँ पे प्राइवेटाइज किए हैं। एक स्लोगन तो आपने दे दिया है कि रियासत का काम कारोबार करना नहीं है, ना रियासत का काम यहाँ तालीम देना है, ना रियासत का काम यहाँ सेहत देना है, ना नौकरियां देना है, तो फिर रियासत का ना लॉ एंड ऑर्डर देना है, ना जान की सिक्योरिटी, ना माल की सिक्योरिटी। मुझे समझ नहीं आ रही तो फिर रियासत का काम क्या रहेगा? मैं आपकी बड़ी खूबसूरत बात की आपने, तो क्या सरकार में आके आप सेल्स पर्सन बन गए हैं सिर्फ असासे पे? अगर आप कह रहे हैं कि जी सेहत का आप हालत देख रहे हैं, आज सैलाब की हालत देख रहे हैं, आज खबरें इतनी थी मेरे पास, 44 डिस्ट्रिक्ट्स में पोलियो की कैंपेन जो है वो डिले हो गई है 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि वहां कहीं सैलाब है, कहीं इलेक्शन है, कहीं कुछ है, हर चीज। तो क्या हमने अब आना, हुकूमत में आने का मतलब है कि जो बच्चे पिछली गवर्नमेंट से जो असासे बच्चे हैं आप बेच के आगे निकले? ये क्या है साहब? यहाँ पे जो कोलैबोरेशन मुझे देखने में आ रही है, ऐसे आपको याद होगा, ये सिर्फ एक वाकया नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन के कितने आपने किए यूनिट्स, कितने पैसे लिए और कितने वो खा के भाग के जो आते नहीं मिले। एक और बड़ा स्कैंडल है, जब लोन राइट ऑफ का स्कैंडल सामने आया था तो पता ये चला, इस पर इन्होंने एक कमेटी बना दी थी कि आप निगोशिएट करें जनाब, जो सिख यूनिट्स के मालिक इनसे निगोशिएट करें। यहाँ पे बड़ी बड़ी बोलियां लगी ये जना मुशर्रफ के दौर में और शौकत अजीज के दौर में सिख यूनिट की कमेटी बनाएगी। उसमें अगेन बाबूस बैठ गए, कोई 2-4 कोई थोड़ा सा कोई टेक्नोक्रेट है बैठ गए, उन्होंने बैठ के डीलें की थी। उन्होंने बैठ के, अगर आपने 10,000 रुपया देना है लोन, उन्होंने कहा हजूर 1 करोड़ रुपया उनको दें, 50 करोड़ रुपया हमें दें, आपका आज के बाद 10,000 रुपए का लोन राइट। अब ये काम किए गए हैं यहाँ पे इस मुल्क में, और बड़े चुपके से किए गए, जिसका पता ही नहीं है कि आपने पैसे उठाए। मैं थोड़ा सा जानना चाह रही थी, जैसे ये स्कैंडल्स की बात हो रही है, तो आपने आज एक जिक्र भी किया है कि 23 VIP मरीजों के इलाज के लिए $1 मिलियन जो है वो खर्च कर दिए गए हैं। मैं चाह रही थी थोड़ा सा आप इस हवाले से भी आगाह कर दें। जब स्कैंडल्स की बात हो रही है तो हम एक और जंबील में से आपकी स्कैंडल निकाल लेते हैं। और यूं वैसे भी हम बड़े खुद कफील हैं स्कैंडल्स में।
वो तो फिर आपको पता है ना कि डेली की बुनियाद पे हम समझते हैं, जैसे मेरा एक उसमें एक है ना कि हम समझते हैं कि दैट्स मैक्सिमम, कि बस यही है, आखिरी है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। अगले दिन पता चला और एक बमशेल मौजूद था, वो अभी होना बाकी है। यहाँ पे ये सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर साहब हैं और ये सदर जरदारी साहब के वो स्पोक्स पर्सन भी रहे, बड़े एक्टिव मेंबर हैं, वेरी इंटेलिजेंट पार्लियामेंटेरियन हैं। उन्होंने एक सवाल डाला था यहाँ पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कि और अपनी ही हुकूमत के बारे में पूछा था, जब वो खुद भी हुकूमत में बैठे हुए थे, कि कितने लोगों को फ्री इलाज बैरून मुल्क करवाया गया है, उनकी जरा हमें फरिस्त दी जाए। तो वो फरिस्त पेश की गई है, तो उस फरिस्त में बड़े बड़े अहम नाम हैं और कुछ पैसे हैं, जो टोटल कैलकुलेशन होती है कोई $1 मिलियन के करीब तकरीबन जो है वो बैरून मुल्क 23 VIP जो पाकिस्तान के, उनका इलाज कराया गया। अमेरिका में कराया गया, बरतानिया में, जर्मनी में, चाइना में, इंडिया में, उन पे तकरीबन 10 करोड़ रुपए अगर पाकिस्तानी हम कहें वो खर्च हुए हैं। नाम बड़े इंटरेस्टिंग है, आप कहते हैं तो मैं जल्दी से कुछ पढ़ के भी दे देता हूँ। और बीमारियां भी बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, जिन लोगों की उनको बीमारियां लगी बड़े लकी हैं कि जो जाके बहर कराएं। इसमें सेनेटर मुशाहिदुल्ला खान साहब हैं, तकरीबन 50,000 पाउंड इनको दिए गए थे, और गिलानी साहब ने दिए थे उनको ये 50,000 पाउंड, उन्होंने अपना इलाज करवाया था। हामिद सईद काज़मी साहब मिनिस्टर रहे हैं, जब इनको गोलियां लगी थी, अटैक हुआ था, इनका हुआ था, चलो ये हमें नजर आता है कि उन पे अटैक हुआ था जब उन पे, तो उनका खर्चा हुआ था। अच्छा, मखदूम शहाब हैं जो मिनिस्टर थे, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो अमेरिका गए, उनको इमरजेंसी हुई, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हुआ, इमरजेंसी में गए, वहाँ $1500 उनका खर्चा हुआ, उन्होंने आके बिल हुकूमत पाकिस्तान को दिया। और अब हैरान हो रहा हूँ कि अब वो अगर अमेरिका गए, उनको इमरजेंसी जाना पड़ा, तो उन बेचारों का बिल अब कौन देगा, उन्होंने यहाँ से पैसे लिए। हाजी अदील साहब हैं, सेनेटर हैं, $30,000 उन पे खर्च हुए। सेनेटर इलियास बलोर साहब हैं, उन पे $4,23,000 उन पे खर्च हुए। बेगम शहनाज शेख MN है, $30,000 उन पे हुए खर्च हुए हैं। इसके बाद सेनेटर सलाहुद्दीन डोगर साहब हैं, ये थे बल्कि इनकी डेथ हो गई थी, इन पे $30,000 इन पे खर्च हुए थे। अच्छा, गुलाम अरबी खर साहब हैं, ये हिना रबानी खर साहब का, ये हम पहले वैसे कर चुके हैं ये चीज़ें, इन पे $50,000 इन पे खर्च हुए थे। अच्छा, जस्टिस सरमद जलाल साहब हैं, ये उस्मानी साहब हैं, जलाल उस्मानी साहब, इनको अमेरिका में इनका इलाज कराया गया था। उन्होंने कहा था मेरा फ्लैट पाँव है, मेरा पाँव फ्लैट है, तो उसको ऑपरेट करवाया गया था, उस पर भी ये कुछ $6,000 के करीब आए थे। ये तो आपको पॉलिटिशियंस का बता रहा था। इसमें कुछ सिविलियन बड़े बड़े साहब हैं, यहाँ एक्स या चीफ सेक्रेटरी साहब थे, या असलम संजानी साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म गिलानी साहब से भी ले लिया $16,000। और जब यहाँ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब आए तो 18 लाख रुपये उनसे भी बैरून मुल्क इलाज का ले लिया। एक और बड़ा नाम है जवेद नूर साहब थे, DGI भी थे, ये एक्स DGI भी थे। सबसे महंगे वो जो VIP हमारे अगर कोई मरीज़ रहे हैं जिनका इलाज बैरून मुल्क है, उन पे $1,05,000 उन पे ये खर्च हुआ था, अमेरिका में हुआ था उनके इलाज पे। और इस तरह ये सलमान फ़रूकी साहब हैं, सदर जरदारी साहब के बड़े करीबी रहे हैं, उनकी बेगम साहबा के इलाज पर भी ये तकरीबन $25,000 उन पे खर्च हुए थे। इसके बाद ये मलिक अब्बास साहब थे, ये XIG रहे हैं। एक सवाल करना चाहता हूँ, आप हर चीज को तो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं इलाज अपना खुद करा लें, तालीम भी अपनी हासिल कर लें, तो इनके लिए ये क्यों नहीं है? और नंबर 2 ये कि अगर पाकिस्तान का जो हेल्थ का बजट तकसीम करें तो दुनिया ने ही स्टोरी की थी, दुनिया टीवी ने, मैं अगर गलत नहीं कह रहा था, पता नहीं $2 रोजाना के हिसाब से एक इंसान पे हम खर्च करते हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? उधर आप जो है वो नेशनलाइज्ड है इलाज आपका, यहाँ आपका इलाज प्राइवेटाइज्ड है, तो व्हाई दिस डबल स्टैंडर्ड? हमें ब्रेक पर जाना है और इसमें एक ये भी सवाल बनता है कि क्या इसका कोई क्राइटेरिया भी है, क्या मैं और आप भी इसी तरह जाके अप्लाई कर दें और फिर हमें भी इतने पैसे मिल जाए बैरून मुल्क इलाज के लिए? बहरहाल इस पर बात करते हैं नाजरीन, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो VIP मरीजों की बात हो रही थी, काजी साहब भी कुछ इसमें बात कर रहे थे। जी काजी साहब, देखिए, एक तो बात यह है कि जितने पैसों से ये इलाज करवा रहे हैं वो टैक्स के पैसे हैं, अवाम के पैसे हैं ना, जो अवाम पैसे जो है वो टैक्स देते हैं। उसके बाद अवाम के अपने क्या राइट्स हैं? मैंने एक दिन ना, हमारे दोस्त भी हैं, मैं नजर गोंदल साहब से बात कर रहा था जब वो मिनिस्टर भी थे, तो मैंने कहा हुजूर हमें ये बताएं कि जब हम अपने आप को मजहब समाज कहते हैं, क्या अगर एक समाज में ट्रीटेबल डिजीज से एक शहरी मर जाता है तो फिर हम आदमखोर हैं या इंसान हैं? मतलब मैं आई वांट टू नो दैट। और फिर मैंने एक और सवाल कलासर साहब एक डॉक्टर साहब से किया कि अगर एक डॉक्टर आपसे पैसे मांगता है इलाज से पहले और आपके पास नहीं है तो 302 लगाएं या इरादा कत्ल लगाएं,
तो बाज़ औक़ात अनकॉन्शियसली हम ऐसी बेईमाना रस्मों के आदी हो जाते हैं कि हमें खुद एहसास नहीं होता कि हम आदमखोर बन चुके हैं। और दूसरी बात ये कि दे हैव एवरी राइट। आप आइन की आर्टिकल 337, 38 देख लें जो 1973 में, उसमें क्या राइट्स है आम आदमी के, वो तो नहीं मिल रहे। अगर वो नहीं मिल रहे तो क्या हम अपनी हुकूमतों को आईनी कह सकते हैं? एक तरफ प्रिविलेज है और एक तरफ जो पे कर रहा है। इसी तरह क्लास साहब ने बात की थी कि बिजली का बिल हम दे रहे हैं और जो लोग बिजली का बिल ही नहीं दे रहे। तो ये मेरे ख्याल में डाइकॉटमी खत्म नहीं होगी तो जमहूरियत वगैरह फरेब ही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको चीज बताऊं, यहाँ पे $1 मिलियन का हमने फेडरल लेवल पे बताया है कि ये इलाज करवाया गया। 23 उसमें VAPs हैं, बड़े बड़े नाम भी हमने गिनवाए हैं। अच्छा, इसी तरह का जब ये बजट डॉक्यूमेंट्स अभी आए हैं, पंजाब का जो बजट डॉक्यूमेंट सामने है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें 27 करोड़ रुपीज पे उन्होंने भी बैरून मुल्क इलाज करवाए हैं लोगों के। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि $1 मिलियन ये 27 करोड़ ये रुपया पंजाब का जो इलाज पे बैरून मुल्क इलाज पे लोगों को, कुछ लोगों को खर्च कराया गया, अगर इसको मिला लिया जाए ये तो आपको 50 से 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट बनता है। पाकिस्तान में बेहतरीन किस्म के और जिन डिजीजेज का इन्होंने इसमें जिक्र किया है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब एंजियोप्लास्टी के लिए आपको कहाँ अमेरिका जाने की जरूरत है, आपको शुगर के इलाज के लिए कहाँ जाने की जरूरत है? अब तो पाकिस्तान में खुद आपको बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हैं, अगर आपने कराना भी प्राइवेट। मतलब पाकिस्तानी डॉक्टर्स पे एतबार भी नहीं रहा, हाथ में लगवाना है अमेरिकन और जर्मन जा सकता है। सही है। मैं ये कह रहा हूँ 60-70 करोड़ रुपया आपने 60-70 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है मास कुछ लोगों पे। इससे कितने बड़े हॉस्पिटल यहाँ पे खुद खड़ा किया जा सकता था और मॉडर्न जो सिर्फ VAPs के लिए होता, हमारे आपके लिए ना होता, VAPs अपने लिए बनवा लेते बहुत बड़ा हॉस्पिटल इसी 70 करोड़ रुपए से। चलिए क्लासेस साहब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया कि जो सिकंदर वाला मामला था, इस्लामाबाद वाकया, उसके हवाले से कुछ नए इंकशाफात भी सामने आए हैं और वजारत दाखिला ने भी ये इंकशाफात किए हैं। इस वक्त तर्जुमान वजारत दाखिला उमर हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब, आपको वेलकम टू द शो कहेंगे और साथ ही साथ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थोड़ा सा पहला सवाल तो मैं ही आपसे करना चाहूंगी कि क्या इंकशाफात सामने आए, क्या कहती है वजारत दाखिला? क्योंकि चौधरी निसार साहब के बयान में कुछ थोड़ा सा हमें तजाद नजर आया, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने कौमी असेंबली में स्टेटमेंट दिया। फिर उसके बाद क्लासेस साहब भी आपसे सवाल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं टेक द लिबर्टी कि मेरे बड़े फेवरेट लोग आपके प्रोग्राम में होते हैं, तीनों बड़ी बड़ी महान हस्तियां हैं, क्लासा साहब, काजी साहब और समीना साहब। आप ही बड़ा फेवरेट प्रोग्राम है मेरा। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि जो इंसिडेंट है उसके हवाले से इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट तकरीबन फाइनल मराहिल में, तो उसके ऊपर अगर आप एक जनरल बात मुझसे पूछे तो वो और बात है, लेकिन स्पेसिफिक अगर ना पूछे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि दैट विल बी अ ब्रीच इटसेल्फ। और जहां तक मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट्स का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है मिनिस्टर साहब ने बड़ी क्लियर वजाहत की थी और उसमें दो एस्पेक्ट है। एक आप केस के मुताबिक पूछ रहे हैं या जो उन्होंने नहीं, जैसे कि कुछ स्टेटमेंट्स उनकी सिकंदर के लिंक से एतबार से बात की थी। जी, दोनों ही बातें ना। देखिए, जो लिंक्स के हवाले से पहले उनका इंडिविजुअल कार्रवाई है, फिर कहा नहीं बैनुल अक़वामी कड़ियां मिलती हैं जाके, वो दोनों चीजों में थोड़ा डिफरेंस था। जहां तक ऑन साइट का ताल्लुक है उसमें तो बड़ा क्लियर था, मिनिस्टर साहब ने कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा था, और ये एक पॉलिसी डिसीजन थी कि इसको जिस हद तक हो सके, जिस हद तक मुमकिन हो, क्योंकि उसके साथ उसकी फैमिली थी, तो उसको टेक हिम आउट, इस चीज को सामने रखते हुए कि फैमिली साथ है। ये नहीं उनको कदगन नहीं था कि जी बिल्कुल ऐसे नहीं होना। उनको ये कहा गया था अथॉरिटीज को कि इस तरह किया जाए कि फैमिली की सिक्योरिटी को सामने रखा जाए, मलूज़ खातर रखा जाए। तो ये चीज तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी उसमें उमर साहब उसमें जो अब इंक्वायरी जो आप कह रहे हैं कि कंप्लीट हो के शायद चौधरी निसार अली खान साहब के पास वो चली गई होगी, जो नई चीज़ें हमें पता चल रही हैं, जो ये रिपोर्ट भी हो रही हैं बहुत सारी, कि इनिशियली तो हमें ये पता चला था कि शायद वो अगेन इंडिविजुअल केस है, जैसे समीना में ने भी आपसे पूछा, अब पता चल रहा है कि शायद वो ट्रेंड लग भी रहा था। अगर उसका कंडक्ट देखें जिस तरह सिकंदर ने उसने कंडक्ट किया है, वो बकायदा लगता था कि ट्रेंड कमांडो है, उसको पूरा पता है, 2 गन्स होल्ड करना, कैसे पीछे भागना है, आगे जाना है, वो पूरा ट्रेंड आदमी लगता था। आप ये कहते हैं कि कुछ बैंड ऑर्गेनाइजेशन से भी उसके लिंक्स निकल रहे हैं, कुछ दुबई के लिंक्स निकल रहे हैं, कोई अबू धाबी के निकल रहे हैं, तो आपको इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि कुछ दायराकार बड़ा है इसमें, कि कुछ और लोग भी इसके पीछे हैं? सर, इसमें यह है कि आपको एक छोटी सी मैं जनरल सी बात करता हूँ कि बड़ा शौक है हम सबको पुलिस बैशिंग का, लेकिन आप यकीन करें कि जब से ये इंसिडेंट अपने मंतकी इंजाम को पहुंचा ब्लू एरिया में, उस वक्त से लेके अभी तक दिन रात पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत सारी लीड्स निकल रही हैं।
आपको पता है, आप भी ट्रेड इन्वेस्टिगेटर है। बात ये होती है कि एक इंसिडेंट के पीछे बहुत सारी मुहर्रिकात होती है, बड़ा बैकग्राउंड होता है, उसके बहुत सारे जाविये, लेकिन हम उनके एक एक एविडेंस को, एक एक लिंक को बड़ी बड़ी प्रोफेशनली उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसकी लिंक्स हैं। और यही चीज मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द असेंबली पे भी कही थी कि उसके लिंक्स हैं जो नजर आ रहे हैं और उनको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना। ये कहना है कि जी लिंक्स हैं और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, दैट इज वेरी डिफरेंट टू सेइंग कि जी वो बाहर से स्पॉन्सरशिप उसको मिल रही है। नहीं, तो ये भी कहा जा रहा है ना, दो दोस्त भी उसके पकड़े गए हैं। एक लाहौर में कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू हुआ है कल, और इंटेलिजेंस एजेंसीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। हम बैठ के तनकीद भी करते हैं उन पे कि कल उन्हें बहुत बड़ा बिग ब्रेक थ्रू किया लाहौर में, जो उन्होंने बंदे पकड़े अलकायदा के। कोई उस पर भी रोशनी डालेगी कि आपकी रिपोर्ट क्या कहती है कि किस तरह का ये प्लान किया गया था और कौन लोग थे, और इसमें से वजारत दाखिला को क्या इस पे इनिशियल इनपुट मिला है? सर ये जिस तरह वो जो एक आई थिंक वो तो एक सेपरेट मामला है, टेली सेंटर रेड जो हुआ है वो एक एक्सचेंज के तौर पे यूज हो रहा था, उसकी इसके साथ अभी लिंक कुछ अभी एस्टैब्लिश नहीं हुई। लेकिन मैं इसका लिंक की नहीं बात कर रहा, मैं वैसे पूछ रहा था कि इंटीरियर मिनिस्ट्री को क्या फीडबैक है जो कल वहां पे रेड किया गया है, कि अखबारात ने रिपोर्ट के अलकायदा के लोग थे। आप कंफर्म करते हैं अलकायदा के लोग थे जो कल पकड़े गए हैं, या लोकल ऑपरेटर से कुछ? अभी बहुत 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 प्रेमेच्योर है, वो अभी पकड़े गए हैं, उनकी भी कोई इन्वेस्टिगेशन जो है प्रीलिमिनरी स्टेज पे है, उस पर मैं कोई एक फीडबैक देना जो है आई थिंक इट विल बी मच मच इन एडवांस। लेकिन ये है कि वो जो सेटअप है उसमें यानी उनकी जो हमें इत्तला आई है, इनिशियल इत्तला आई है, उसमें काफी लोग इन्वॉल्व हैं, और वो भी एक आई थिंक इट्स अ नेटवर्क। बट उसमें मैं इतना ही बता सकूंगा क्योंकि जब तक कोई चीज खातर तरीके से इन्वेस्टिगेट हो, आई थिंक उस पर। और लास्टली उमर साहब इसी से रिलेटेड उमर साहब इससे लास्टली इसी सिकंदर के केस से रिलेटेड जो चीज़ सामने आ रही है कि इस्लामाबाद पुलिस ये महसूस कर रही है कि जिनसे आप इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं शायद वो पंजाब पुलिस के लोग हैं, एंड दे आर क्वाइट अनकंफर्टेबल। तो आपको लगता है कि इस तरह की बातें सामने इल्जाम लग सकते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री पे कि आपने उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन करवाई है जो यहाँ से बिलोंग नहीं करते? बहुत सख्ती से वेहेमेंटली डिनाई करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े प्रोफेशनल पुलिसमैन भी हमारे पास। देखिए, एक ऑपरेशन जब होता है वो, अब ये 6 घंटे का ड्रामा था, तकरीबन 6 घंटे का ड्रामा था। उसमें मेरे हिसाब से तो इट वाज अ फेयरली सक्सेसफुल ऑपरेशन, और वो काफी हद तक, क्योंकि उसमें जो हमारे मकासद थे वो पूरे हुए, वो रिट्रीव हो गए सारे। उमर साहब, हमें ब्रेक पर जाना है, हमारा वक्त जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है। आज बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपना मौक़िफ़ दिया। नाज़रीन, सिकंदर के केस से जुड़ी कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि उसके 4 नाम थे, ये भी कि वो बड़ा तशद्दुद पसंद था, शुरू से ही मारा पीटा भी करता था और इस किस्म की बातें भी। बहरहाल जैसे जैसे ये केस की तफ्तीश आगे बढ़ेगी आपको आगाह करते रहेंगे। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जिसके बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद स्टोरीज हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मुख्तलिफ स्कैंडल्स के बारे में हम सुनते रहते हैं, इन्हीं में से एक मशहूर स्कैंडल था रेंटल पावर प्रोजेक्ट का, और इसके बाद जब इस पर समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो बहुत सारी रिकवरी हुई भी है, लेकिन फिर भी ये बताया जा रहा है कि बहुत सारी रिकवरी अभी रहती भी है। कायद साहब के पास इस सिलसिले में एक आम स्टोरी है। ये 20 अरब रुपए हैं, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हम गरीबों ने तो अरब का नाम अखबारों में ही देखा है लेकिन इतना फ्रीक्वेंट सुना है ना ये करप्शन के मामले में कि अब वैसे थोड़ी सी रकम लगती है। तो हाँ, लेकिन ये कि ये अभी बहुत से और नाम हैं जिसमें बहुत से रेफरेंसेस उसने फाइल करने हैं, और यहाँ पे जो नैब के एक हैं स्पोक्स पर्सन, या वो कह रहे हैं जी कि अभी नए हमारे चेयरमैन आएंगे, पता नहीं सैडल साहब का नाम आ जा रहा है, वो कब आएंगे और कब नहीं आएंगे, तो ये रकम कब होगी। इसमें मैं देख रहा था तायर बशारत चीमा साहब का भी नाम है, रसूल खान महसूद साहब का भी नाम है, मोहम्मद रजी अब्बासी साहब है, वज़ीर अली भैयो हैं, और इवन शाहिद रफ़ी साहब। हमें नहीं पता ये किस हद तक इन्वॉल्व हैं या नहीं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इनके जो है वो रेफरेंसेस फाइल किए जाएं, और जो भी दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, जो बेगुनाह है उसे इज्जत से घर भेज दिया जाए। और ये 20 अरब रुपए जो हैं हमारे
वो रिकवर कर लिए जाएं। तो अभी तक इतनी खतीर रकम है। और वो जो क्लासरा साहब हमारी बात करते होते हैं नैब की, तो कितनी वो दिखा रहे हैं इसमें एफिशिएंसी कि अभी तक ये पैसे सरकार उनके बहुत सारे मामला तो इसी वजह से ही रुके पड़े हैं कि जो चेयरमैन नहीं तैनात हो रहा, चेयरमैन तैनात नहीं हो रहा। अच्छा नहीं, इसमें मैं एक बात करके कंक्लूड करता हूं क्योंकि मुझे आई नो यू हैव लॉट ऑफ स्टोरीज एट क्लासरा साहब। अब ये ना एक बात तय हो गई है, जब बहुत से सियासतदान और जो हमारे दोस्त हैं वो बात करते हैं कि भाई यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ खाया पिया निकल गया, अगली पार्टी आई वो नहीं पकड़ती इसलिए कि कहीं उनके जाने के बाद उन्हें कोई ना पकड़ ले। तो ये तासुर जाहिल होना चाहिए मेरे ख्याल में। क्लासा साहब, एक तो ये जैसे कि बात करें इस पर, मैं आपका भी कमेंट लेना चाहूंगी। ना सिर्फ ये कि रिकवरी पूरी नहीं हो पाई है, और बल्कि जो एक अमल दरामद चल रहा था इस सिलसिले में और जिनके नाम आ रहे थे उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एकदम स्टेटमेंट जरूर आता है, बाजू का रिमार्क्स बड़े सख्त आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है सारा मामला दब गया। बिल्कुल दब गया है। और जो बात आप चेयरमैन ये नैब की बात कर रहे हैं कि अंडर नैब के लाज के तहत जब तक चेयरमैन ये नहीं आएगा, किसी की गिरफ्तारी के आर्डर्स भी साइन नहीं हो सकते, रेफरेंस पे भी आपके सिग्नेचर नहीं हो गया। और इस मुल्क में सूट नहीं करता चेयरमैन नैब को, ये किसी को नहीं सूट करता, इसीलिए ना वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी को करता है। नवाज शरीफ साहब पे भी, नवाज शरीफ साहब की पार्टी पे भी वहां पे नैब में केसेस पड़े हैं, मियां साहब पे खुद वहां पे नैब के केसेस पड़े हुए हैं। और पीपल्स पार्टी तो अल्लाह के फजल से नैब चल इन्हीं के उससे रहा है, मतलब नैब की तनख्वाहें पीपल्स पार्टी के दम से लगी हुई है। तो ये कहाँ पे चाहेंगे कि नैब का चेयरमैन आ जाए, वो इनके गिरफ्तारी के वारंट पे आके सिग्नेचर करे, या वो इनके रेफरेंसेस पे आके कुछ ना आके सिग्नेचर करे आगे भेजे, वो इनको सूट नहीं करता। अच्छा, नैब को भी नहीं सूट करता, नैब भी इतना लेजी हो चुका है, इतना वो कंप्लेसेंट हो चुका है, नैब भी इंटरेस्टेड नहीं, उसको भी पता है उन्होंने भी एक लिप सर्विस करनी, अदालत में जाना है, 5-10 मिनट उनकी ग्रिलिंग होनी है, वो चुप करके उन्होंने फाइलें अपनी थोड़ी सी डांट सुननी है, वापस आ जाते। इतना मैंने इतनी पॉलिटिकल विल में ये कमजोरी मैंने कभी पहले नहीं देखी कि इन्होंने किसी को टच नहीं करना, किसी को कुछ नहीं कहना। ये नैब चेयरमैन आता रहेगा, 3-4 महीने रहेगा, कोई मेरे जैसा फिर जाके पिटीशन डाल देगा सुप्रीम कोर्ट में, वो देखें जी इन्होंने फलां दौर में। इनके लिए जस्टिस दीदार शाह बेहतर जज थे, जिनको नवाज शरीफ साहब हमेशा अप्रिशिएट करते थे, जिन्होंने इनको एक सजाए मौत से भी बचाया था जब इन पर हाईजैकिंग का केस था। उनके खिलाफ भी पटिशन हुई। ये फसी बुखारी साहब आपको याद होगा, जब तक जनरल मुशर्रफ के खिलाफ रजिस्ट करते रहे, वो मियां नवाज शरीफ साहब के हीरो थे। जो ही चेयरमैन नैब लगे, वो उनके खिलाफ भी नवाज लीग पहुंच गई अदालतों में। ये इनको सूट नहीं करता। असल मसला ये नहीं कि बंदे ईमानदार हैं या ये बेईमान है यहाँ पे, असल मसला ये है कि ये सारे के सारे ये साहब के साहब ये इन्वॉल्व हैं, उन दोनों पार्टीज में क्रिमिनल केसेस हैं, करप्शन केसेस हैं, इसलिए ना पीपल्स पार्टी बनने देगी चेयरमैन नैब और ना नवाज लीग बनने देगी। ये लिख के रख ले, जो बनेगा एक हफ्ते बाद अदालत में। चलिए, करप्शन केसेस की आपने बात किया, आज आप कुछ जिक्र कर रहे हैं कि वो स्कैनर्स जो मंगवाए गए हैं उसमें भी कोई नया ही सिलसिला निकल आया है करप्शन का। आज एक अहम कमेटी का इजलास हो रहा है, इसका इंटीरियर मिनिस्ट्री की कैमा कमेटी, उसमें एक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की जा रही है जो वजारत दाखिला की तरफ से पेश की जा रही है। उस इंक्वायरी रिपोर्ट आज इजलास इनका होना है, तकरीबन 11:30 बजे होना है। वो इंक्वायरी रिपोर्ट में कहीं से निकलवा के ले आए, बड़ी इंटरेस्टिंग ये इंक्वायरी रिपोर्ट है कि इस्लामाबाद को सिक्योर कर रहे थे हजरत, हमारे जो बड़े प्लानर्स बैठे हुए हैं जो दुनिया को फतह करने के मनसूबे बनाते रहते हैं, हम यहाँ बैठ के इतनी बोगस किस्म की जो उसमें इंकशाफात हमारे सामने आ रहे हैं कि कितने बोगस इंतजामात किए गए थे। चाइना के साथ एक मुआहदा करने की कोशिश की गई थी या किया गया था 2009 में कि हम स्कैनर्स मंगवाएंगे और इनको इस्लामाबाद के जो आपके एग्जिट पॉइंट है उन पे इंस्टॉल करेंगे। और मकसद ये था कि जितने भी आपके एक्सप्लोसिव लेडन गाड़ियां आएंगी, दूर से बता देगा ये स्कैनर के जनाब फलां गाड़ी में आपके बम हैं, तोपे हैं या रॉकेट लॉन्चर वट जो हैं। अब ये पता चला 4 साल बाद, ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो आज पेश हो रही है, कागज़ मेरे सामने मौजूद हैं, वो ये फरमाते हैं कि जनाब बेहतर यह है कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। ये प्रोजेक्ट की तरह हालात सुनते हैं 4 साल बाद, और ये लोन लिया गया था, ये चाइनीज बैंक से लोन लिया गया था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा चाइना से हाथ पांव बांधे जाएं कि हुजूर ये आप इसको वापस कर लें, नाराज भी नहीं होना, बकायदा लिखा हुआ इंटीरियर मिनिस्ट्री साहब के एडिशनल सेक्रेटरी साहब की मीटिंग हुई थी कि चाइना साहब आपने नाराज भी नहीं होना। जो स्कैनर भेजे गए थे बोगस थे, उन्हें किसी को भी डिटेक्ट नहीं किया। ये खुद लिखा हुआ है कि जनाब 4 सालों से लगा के रखा हुआ है, एक गाड़ी को भी डिटेक्ट नहीं किया जी फलां में एक्सप्लोसिव है या नहीं है। 2 स्कैनर्स आए थे, एक गोला मोड़ पे वहां पे पड़ा हुआ है और इसमें खुद लिखा हुआ है जो उसकी कंस्ट्रक्शन जिस जगह लगाया गया था इतनी बोगस जगह पे लगाया था कि वहां पे अब ना मट्टी रही है तो ना स्कैनर की कोई हालत रही है। एक और स्कैनर था जो इस्लामाबाद के लिए था, उसको डीजी रेंजर्स वो कराची ने मंगवा लिया। उन्होंने कहा हुजूर एक स्कैनर हमें भेजें,
ये फरमाते हैं कि वो स्कैनर जो थे वो कस्टम्स के लिए थे, वो आपके एक्सप्लोसिव डिटेक्शन के लिए नहीं थे। उस पे 1 अरब रुपए से ज्यादा इन्होंने लगाए, ये पैसे लगे, चाइना से मंगवाए गए। अब वो ये फरमाते हैं ये किसी काम के नहीं थे, ना ये काम करने के काबिल थे। अब लास्टली इनकी यहाँ पे 13 जुलाई को एक मीटिंग हुई इंटीरियर मिनिस्ट्री में, जो इसमें इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, बल्कि 18 को ये सारी एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने चेयर किए। उन्होंने 3 इनको रस्ते प्रपोज किए हैं। ये 2009 के बाद की बता रहा हूँ। इस्लामाबाद को बेहतर करने के बजाय, सिक्योर करने के बजाय उन्होंने 3 रस्ते दिए। आज उन्होंने फरमाया, एडिशनल सेक्रेटरी साहब जो हैं वो ये कहते हैं, पहला तो है कि एक रेफरेंस भेजा जाए लॉ मिनिस्ट्री को कि ये हम पूरे का पूरा मंसूबा ही स्क्रैप कर देते हैं और चाइनीज बैंक से ये माजरत कर ली जाएगी कि हम आपका ये मंसूबा नहीं ले सकते, और चाइनीज हुकूमत से एक माजरत का खत भी लिखा जाए कि वी आर सॉरी, आपने हमसे तल्लुकात खराब नहीं करने। हालांकि स्कैनर बोगस उन्होंने फराहम किए थे। चाइनीज ये कहते थे आपसे नहीं चल रहे, बारह वो एक और कंट्रोवर्सी है। दूसरा वो ये कहते हैं कि ये जो पैसे हैं चाइनीज बैंक ने हमें लोन दिया हुआ है, वो स्कैनर्स के लिए सिक्योरिटी की बजाय सीसीटीवी कैमरे लगने थे। वो बड़ी लंबी कहानी है, क्या क्या कुछ होना था। हमें इजाजत हम किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लें। ये दूसरी प्रपोजल उन्होंने ये दी है। ये वो हिसाब है पाकिस्तान के, जो स्टोरी निकल रही है कि 2009 से जो आपने स्कैनर मंगवाए थे चाइना से, और ये उस मुल्क की बात हो रही है जहां पर सिक्योरिटी की सिचुएशन ये है कि आपको कभी भी आप सिक्योर खुद को फील नहीं कर रहे होते, और वो भी इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत की हम बात कर रहे हैं। एक स्कैनर को जंग लग गया है गोलरा मोड़ पे पड़े पड़े, और दूसरा स्कैनर डीजी रेंजर साहब कराची ले गए हैं। इस्लामाबाद की जो हालत है वो हम सिकंदर साहब की शक्ल में देख लीजिए। साहब के पास भी मिलती जुलती एक स्टोरी है। ये डिटेक्टर के बारे में कुछ बता रहे थे। ये डिटेक्टर आए थे, ये इंडिया, पाकिस्तान और इजिप्ट में भेजे गए थे, और ये अच्छा उसको 7 साल कैद दी है गैरी बोल्टन को। पता नहीं ये क्यों सिर्फ, अच्छा उसमें जो नई बात सामने आई है कि ये डिटेक्टर पे इसकी जो कास्ट थी को 1.85 पाउंड थी, और ये 15,000 पाउंड का बेचा गया। उस पे उस बंदे को, गैरी बोल्टन नामी आदमी, उसको सजा हुई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी जो प्रमोशन थी इस गैजेट की, जो कि इंतहाई फॉल्टी था और बिल्कुल उसी स्कैनर वाला इसका मामला था, उसमें कुछ 3 इदारे बरतानिया के भी इन्वॉल्व थे। अच्छा, अब जो मेरे पास तफसील नहीं है, मैं डिग आउट करने की कोशिश करूं, ये मंगवाए किसने थे और क्या हम उन्हें दोबारा से बात कर सकते हैं, और कितनी तादाद में हमने मंगवाए थे, इस पर और हम देखेंगे कि भाई उन्हें हम कहें कि ये वापस सामान अपना कचरा उठा के ले जाएं और वतन अजीज के पैसे वापस दें, या वो कंट्रैक्टर कौन थे जो यहाँ इसको लेकर आए। तो ये एक ही जैसी कहानी हर जगह है। क्लासरा साहब, फिर जब कहानियां इस तरह की हों तो फिर आपके अवाम को इलाज नहीं मिलता, तालीम नहीं मिलती, खसरे के टीके नहीं लगते, पोलियो नहीं लगते, डेंगू हमारे काबू में नहीं आता, क्योंकि सारा माल तो इधर निकल जाता है, और ये जो माल इन चीज़ों पे लगना है, जो समाज की जो फलाह पे लगना है, वो उधर चला जाता है। फिर हमारा काम यही रह जाता है कि हम सेल्स पर्सन बन जाएं और अपने रियासत के असासे बेचते रहें, और फिर निकल जाएं और अगले आ जाएं और वो हमें आके बताएं कि जी पिछलों ने तो बड़ा ही गलत किया था। तो ये है, इस पे रिकमेंड कर दें आप भी। क्लासेस साहब, आप चाहें तो इस पे कमेंट कर दें। मैं चाहूंगी कि लास्ट हमारे पास 1 मिनट है, अगर चाहें आप तो अपनी थर्ड स्टोरीज शामिल कर सकते हैं, तो अगर कर लेंगे। उसी पे मेरा ख्याल काजी साहब ने बड़ा कंप्रिहेंसिवली मेरा ख्याल है सब कुछ ये उसको कवर कर लिया है। कल एक वजीर आजम हाउस से, मतलब एक मुखबरी, वो जैसे कहते हैं मुखबरी शेयर करते हैं आपके साथ, कल वजीर आजम हाउस से एक टेक्स्ट मैसेज चला है। जो लोग उनके ये टेलीविजन चैनल्स पे जाते हैं और हुकूमत को डिफेंड करते हैं, उनके लिए पैगाम था स्पेशल। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब हैं, वो बड़े करीब है मियां नवाज शरीफ साहब के। उन्होंने एक मैसेज भेजा है, कोई 8-10 लोगों को गया है, वहाँ से किसी ने मुखबरी हमें भी कर दी है। वो ये फरमाते हैं, उन्होंने हिदायत जारी की हैं कि आजकल ये बल्दियाती इंतखाबात पे नवाज लीग पे बहुत तनकीद हो रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने और इमरान खान ने अपने अपने सूबों में जमाती बुनियादों पर इलेक्शन का ये ऐलान किया है, और नवाज लीग ने नहीं किया। उन्होंने उसमें कुछ गाइडलाइन जो है डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब ने भेजी है टेक्स्ट मैसेज में, कि जब आप ये टेलीविजन पे जाएं, आपने क्या क्या कैसे कैसे गुफ्तगू करनी है। और बड़ा इंटरेस्टिंग जो उन्होंने 2-4 चीजें बताई हैं कि आपने क्या क्या बताना है, वो बड़े इंटरेस्टिंग उन्होंने टूल्स बताए। एक तो उन्होंने ये कहा है कि भारत बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, आप भारत की मिसाल दिया करें कि वहां देखें, वहां भी गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होते हैं। अगर भारत करा सकते हैं तो हम क्यों नहीं करवा सकते, नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा लोगों को बताया करें जनाब कि अगर हमने बल्दियाती इंतखाबात जो हैं अगर हमने करवा दिए, वे पार्टी बेसिस पे करा दिए, तो लोगों की दुश्मनियां बढ़ जाएंगी, खून खराबा बढ़ जाएगा, आप उनको बताएं। और तीसरा उनको बताएं कि हम हार्मनी चाहते हैं लोकल लेवल पे, हम चाहते हैं पंचायत सिस्टम हो, लोग मिलजुल कर बैठे। अगर आपने इलेक्शन के जरिए, अगर आपने वहाँ पीपल्स पार्टी या वहाँ पे क्यू लीग या नवाज लीग या इमरान खान साहब की पार्टी के लोग आ गए सामने, तो ये बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी, उनके लिए बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मसले हल करना। ये वो 3-4 टिप्स हैं जो आसिफ किरमानी साहब ने वजीर आज़म हाउस से भेजे हैं। ने भी एक टिप दी थी कल, वो कह रहे थे कि भाई देखिए, मैं चाहता हूँ अवाम की खिदमत इस बात की तफरीक से बिल्कुल बिला इम्तियाज
इम्तियाज की जाए कि कौन किस जमात का, इसलिए जो भी बस सामने आना समीना, इसके पीछे पता है वारदात क्या हो रही है? इसके पीछे वारदात, ये वारदातें हैं सारे, वारदात हो रही है। वारदात ये है कि इनको आप इंडिपेंडेंट, इनको इलेक्ट होने दें, कल को SHO भेजेंगे कि एक एक काउंसलर को पकड़ के ले आए, उसको कहें हजूर फलाना हमारा कैंडिडेट है, इसको आपने चेयरमैन बनाना है या इसको आपने UC का वटेवर जो करना है। और प्लस ये ना हो कि पंजाब में कोई इमरान खान ना जीत जाए या पीपल्स पार्टी ना जीत जाए, या हो सकता है सिंध में हमें पता चले नवाज लीग जीत जाए, ये खौफजदा है। इसमें आप देखेंगे कि लास्टली इनमें बल्दियाती इंतखाबात में पुलिस का रोल बढ़ जाएगा। SHO के जरिए या आपके डिस्ट्रिक्ट नाजिम, आपके यूनियन काउंसिल ये नाजिम बनवाएंगे, इसलिए ये आज़ाद इलेक्शन वाला और ये गैर जमाती इन्होंने ढोंग रचाया हुआ है ताकि आराम से पकड़ा जाए और पकड़ के SHO के जरिए पेश कर दिया जाएगा हजूर, और दूसरा डरा जाए उस नाकामी से कोई और पार्टी ना जीत जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका ऐसे बर्दाश्त कीजिए। क्लासे साहब और सईद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहीं पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।